Hello my dear shooting stars, welcome to your channel and today we will learn matter in our surrounding. This is your first chapter of science class 9. So let's start. What is matter? First topic we will take is इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर। तो इंट्रोडक्शन होता क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब ही ये होता है कि मैटर का मीनिंग क्या है। तो मैटर का मीनिंग ये होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास। जो सब्सटेंस, जो कंपाउंड, एनीथिंग, कुछ भी जो जिसके पास कोई स्पेस हो और मास भी हो, मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, हम उसको बोलते हैं मैटर। जैसे कि ये है, एक पेन है, एक मार्कर है, इसका कोई ना कोई वेट होगा और इसको मैं यहाँ रखूंगी तो ये कोई ना कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, हम इसी को बोलते हैं मैटर। अच्छा, एक मैं छोटी सी टिप दूंगी, वो टिप तुम लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मैटर को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। देखो, कोई स्पेस है और उसका कोई मास भी है, हम उसी को हम बोलते हैं मैटर। ठीक है। अच्छा, दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं इसमें, एक पढ़ते हैं हम फिजिकल, सेकेंड हम पढ़ते हैं इसमें केमिकल। चलो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ये होती है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी ये आती है कि मैटर कोई एक छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये पार्टिकल्स हो सकते हैं तुम्हारे कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा, ये मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल साइज के होते हैं कि जिसको हम नेकेड आइज से देख ही नहीं सकते। तो ये हम देख किससे सकते हैं? ये पता, हर किसी के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि पता कैसे चला कि ये मैटर में पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो ये पता इस तरीके से चला है साइंटिस्ट को, इन लोगों ने एक बहुत अच्छी बोल सकते हैं चीज में देखा था, दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में देख के पता चला था कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर एक मैटर रेडी हुआ है। तो हम इसमें एक और पॉइंट लिखते हैं, वी कैनॉट सी पार्टिकल्स बाय आवर आइज। हम इसको नहीं देख सकते, बट इट कैन बी seen by it can be seen in माइक्रोस्कोप। हम इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ठीक है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि ये इतने स्मॉल साइज के होते हैं कि हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमेजिन, इतने स्मॉल साइज के ही होते हैं। ओके। अच्छा, सेकेंड पार्ट क्या है इसका, मतलब सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। अच्छा, पार्टिकल्स के पास में स्पेस होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी ये बोलता है कि पार्टिकल्स के पास में स्पेस होती है। हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि फिजिकल के पास मतलब जो पार्टिकल्स है उसके पास में कोई स्पेस भी है? तो हम सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी सॉलिड, लिक्विड, गैस हम आगे पढ़ेंगे, पर इसी में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूंगी आपको कि जो सॉलिड होता है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम पास पास होते हैं, इसलिए वो सॉलिड होता है। जो लिक्विड होता है ना, उसके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं, इसलिए वो लिक्विड होता है। और जो गैस होता है ना, उसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा दूर दूर होता है। तो यही कहना चाहता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, यही बताना चाह रहे हैं हम कि जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस होता है।
कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी जगह इनके बीच में होती है। हम आगे बात करेंगे एनसीईआरटी के एक्टिविटी में, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि उसके अंदर स्पेस कैसी क्या होती है, और फिर उसमें ये भी आपको पता चल जाएगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड इसमें बात आती है मैटर इज, देखता थर्ड प्रॉपर्टीज में होती है पार्टिकल्स जो है ना वो एक कांस्टेंट स्पीड में कि हमें मोशन में रहता है, मतलब ये मोशन करते हैं, पार्टिकल्स मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल्स चलते हैं। इसीलिए इसका थर्ड यही होता है कि पार्टिकल्स चलना, मतलब कि जो पार्टिकल्स है वो कहीं ना कहीं ऐसे, उसको हम स्पेसिफिकली बोल सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एट अ कांस्टेंट मोशन, ये कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। ठीक है, अच्छा अब लास्ट, इसका नेक्स्ट एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट ये होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो इसका एग्जांपल होता है, मैं दे दी हूं यहां, आयरन नेल मैग्नेट, मतलब उसके अंदर के कहीं ना कहीं पार्टिकल्स है वो मैग्नेट से चिपक रहे हैं। अगर वो मैग्नेट से चिपक रहा है तभी वो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो यही था इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने एक एक चीज का आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अब नेक्स्ट हम इसकी एक इम्पोर्टेंट बात करेंगे, दो बातें छूट गई है इसमें, एक आपकी एक्टिविटी 1.2 जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, और डिफ्यूजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.2 की, क्या थी वो। एक्टिविटी 1.2 ये बोलती है, एक बीकर लो, उसके अंदर पानी भरो, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसमें तुम पोटेशियम परमैंगनेट डालो, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे तो पिंक कलर आ जाएगा। पिंक लाइक मीन्स डार्क पिंक, वायलेट कलर का कलर आता है इसमें। अगर मैं इसी को, इस सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन बन चुका है, तो इस सोल्यूशन का 10% में कोई एक अच्छे प्योर वाटर में डालती हूँ। ये मैंने फिर से सेकेंड बीकर में अच्छा प्योर वाटर ले लिया, और इसमें 10% और 10 ml बोलो, इसमें मैंने ये सोल्यूशन डाला तो इसमें भी कुछ कलर दिखेगा। ठीक है, अब आगे एक और बीकर लेते हैं हम। ये बीकर में मैंने प्योर वाटर लिया, अगेन मैंने इसका 10 ml बोलो, 10% ये सॉल्यूशन इसमें डाला, ये फिर से एक कलर देने लगा, और ये कलर हो सकता है कि लाइट शेड दे, लेकिन ये कलर दे रहा है। तो ये एक्टिविटी 1.2 जो है वो यही बताना चाहती है, इसका कंक्लूजन वो यही दे रही है कि जो मतलब जो पोटेशियम परमैग्नेटिक कलर इस बीकर में दिया, अब ये सोल्यूशन इसमें डालने से लाइट कलर मिल रहा है इसका, फिर इससे थोड़ा और लाइट कलर मिल रहा है, फिर आगे और देखोगे और कलर लाइट मिलेगा। तो ये कहना ये चाह रहा है कि इसके पास कहीं ना कहीं बहुत छोटे छोटे एटम्स है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जो इतने छोटे पानी में घुल रहे और वापस दूसरे नए पानी में डाल रहे तो वापस घुल जा रहे, और घुलने के साथ साथ कलर भी दे रहे। तो वो यही एक्टिविटी 1.2 यही कह रही है, इसका कंक्लूजन वही निकल रहा है कि पार्टिकल्स हैव मोशन, पार्टिकल्स के पास मोशन है, एंड पार्टिकल जो है वो कलर्ड रहेंगे आफ्टर एनी डाइल्यूशन। तो इसका कंक्लूजन बहुत इजी वे में ये निकल रहा है कि इसके पास में वेरी टाइनी पार्टिकल्स है, एकदम स्मॉल पार्टिकल्स के कारण ही ये आगे आगे कलर दे रहा है। हो सकता है यहाँ डार्क
दे, फिर उससे थोड़ा लाइट दे, फिर थोड़ा लाइट दे, फिर और थोड़ा लाइट दे, मतलब वो कलर दे ही रहा है। मतलब इसके पास कैसा कंक्लूजन लिख लो, इसका कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये है कि जो मैटर है उसके पास में वेरी टाइनी स्मॉल के पार्टिकल्स होते हैं, इसी के कारण ये कलर शो करता है। सो प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा, डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन ये होता है कोई भी दो सब्सटेंस को मिक्स करना, मिक्स हो जाना, वो किसके मतलब थ्रू मूवमेंट, वो पार्टिकल्स के मूवमेंट के थ्रू अगर मिक्स हो रहे तो हम उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन काय में हो सकता है, तो डिफ्यूजन होता है आपके गैसेस में ज्यादा होता है, वेरी हाई, वेरी हाई, इसमें डिफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, लिक्विड में लेस देन गैस, और आपका सॉलिड में वेरी लेस। ठीक है, डिफ्यूजन का मैं एक अच्छे से एग्जांपल दे रही हूँ आपको। ऐसा कोई बीकर लो, ठीक है, इस बीकर में मैं डाल रही हूँ वाटर, और इस मिक्स, एक और चीज है, यहाँ पे वाटर डाला मैंने पहले, उसके बाद में मैंने शुगर के क्रिस्टल्स डाले, क्रिस्टल शुगर डाली। ठीक है, तो डिफ्यूजन अब समझ में आ जाएगा। ये देखो, बता दू, ये डॉट 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 जो है ये हमारा वाटर है, और ये जो है हमारे से, ये हमारे शुगर के क्रिस्टल्स हैं। इन दोनों को मिक्स होने के लिए कुछ लगेगा, क्या लगेगा? ये मिक्स होना चाहिए। अगर ये मोशन नहीं करेगा तो ये मिक्स नहीं होंगे, अगर ये मोशन करेगा तो ही ये मिक्स होने वाले हैं। तो डिफ्यूजन का मतलब ही वही है कि ये एंटर अपने अंदर कहीं ना कहीं मिक्स होने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं ये मोशन करे। अच्छा, ये मेरे, ये जो है ये यहाँ तक, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तब जाके वाटर में कहीं ना कहीं मिक्स होगा। तो हम इसी चीज को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो एनर्जी क्या होती है? टू द मोशन, ये मोशन करते के टाइम पर जो भी एनर्जी लग रही है, ये जो भी एनर्जी है इसके पास में, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। सो एक और चीज यहाँ पर देखना, जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन कर रहा है पार्टिकल्स, वो एनर्जी जब लग रही है, वो एनर्जी किसके थ्रू लग रही है? मोशन ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू। तो जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। ठीक है, अब जैसे ही आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ा, भी इंक्रीज हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में देखने मिलती है, और इसका मतलब ही वही है कि जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे ही आपकी अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, एक दूसरे के अंदर मिक्स होने वाले सब्सटेंस जब मिक्स हो रहे हैं तो मतलब उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी। लिख लो, ये क्वेश्चन आता है, PYQ है ये। When temperature increase, rate of diffusion will be। क्या करेगा? आंसर है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, क्या ट्रिक है? देखो, सबसे पहली ट्रिक मैंने स्मॉल
ट्रिक्स देती हूँ मैं, तो देख लो क्या क्या ट्रिक्स हैं। पहली ट्रिक मैंने दे दी थी, स्पेस प्लस मास को हम बोलते हैं मैटर। नेक्स्ट ट्रिक थी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो आपका डिफ्यूजन भी इंक्रीज होने वाला है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई भी मैटर है, देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर particles of matter have space between them। ठीक है, ये पहली एक थी। देन नेक्स्ट क्या थी, दे अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी थी इसमें। देन हमने एक और पढ़ी थी, कांस्टेंट मोशन पे चलते ही। एंड लास्ट एंड फोर्थ ये थी, दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। सी एकदम स्मॉल सी बात है, इतनी स्मॉल ट्रिक्स दी है मैंने अभी तक। जो भी पढ़ा मैंने इसको एक ही डेट मीन 6 पॉइंट्स में मैंने डिस्क्राइब कर दिया इसको। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका ये है कि उसके अंदर अगर स्पेस भी है, मतलब उसके पास में कोई मास भी है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं मैटर। देन हमने देखा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा होगा वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो डिफ्यूजन बढ़ने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट है, ये यहाँ से पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है आपकी। ठीक है, पीपी लिखा है मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। यहाँ से जैसे पार्टिकल्स जो है उसके पास में स्पेस होती है, वो अट्रैक्ट होते हैं, वो कांस्टेंट मोशन पे चलते हैं, एंड वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। यहाँ तक यही था, यहाँ तक जितना पढ़ाया है उसको मैंने जस्ट विद इन 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन करा है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं। स्टेट ऑफ मैटर्स, 3 टाइप्स की स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा, अब देखते हैं स्पेस की बात करेंगे सबसे पहले। अच्छा, एक हम एक अच्छा सा टेबल बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम सॉलिड, लिक्विड, गैस। पहली बात करेंगे हम स्पेस की, स्पेस बिटवीन दैम। अच्छा, मुझे बताओ कि जो सॉलिड है उसके पास में स्पेस ज्यादा होती है? नहीं, अभी हमने तभी पढ़ा था कि उसके बीच में, सॉलिड के बीच में बहुत ही रेयर स्पेस होती है, बहुत छोटी स्पेस होती है। तो हम पहली बार यहाँ पे लिखेंगे स्पेस की, और यहाँ पर लिखना है आपको स्पेस ज्यादा है क्या इसमें? नहीं होती, लिखते आगे। ये बात की हमने सॉलिड की। हम बात करेंगे लिक्विड की। लिक्विड के पास में होती है अच्छी खासी स्पेस, लिक्विड के पास में स्पेस होती है। देन हम बात करेंगे गैसेस की। तो गैसेस के पास में बहुत स्पेस होती है, उनके पास में बहुत ज्यादा स्पेस होती है। तो सबसे ज्यादा स्पेस किसके पास में? गैस के पास हाई स्पेस। लिक्विड की लेस देन गैस। सॉलिड की वेरी स्मॉल स्पेस, वेरी स्मॉल। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट, एक दूसरे के अट्रैक्ट में कितना है, कितने ज्यादा पास पास में बात करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखते हैं सॉलिड के पास में क्या है। सॉलिड की अगर स्पेस कम है, स्पेस कम है
मतलब इसके पास अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास चिपक चिपक के, मतलब बहुत एक दूसरे के पास बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, मतलब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लग रहा है, तो ये है। अब बात करते हैं हम लिक्विड की। लिक्विड के अगर स्पेस ज्यादा है, ठीक है, तो इसके पास में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना कम रहेगा, ज्यादा फोर्स नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे गैसेस की, तो गैस के पास तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत होता ही नहीं है, बहुत निग्लेक्टेबल होता है, बहुत होता ही नहीं है। तो देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पास में ज्यादा है, यहाँ पर हम लिखेंगे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसके पास में होता है, सॉलिड के पास, वेरी हाई। लिक्विड की बात करेंगे एंड सॉलिड, सॉलिड के पास में नॉट होती नहीं है, बहुत रेयर होती है। लिक्विड की क्या बात करते हैं हम, लेस देन सॉलिड। देन हम बात करेंगे कि शेप, अच्छा सॉलिड का कोई शेप होता है, हाँ अगर उसके पास स्पेस बहुत है ही नहीं, बहुत ही कम स्पेस है, उसका अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं शेप होगा। सॉलिड का एग्जांपल अगर मैं दूं, तो ये मेरा हाथ में एक मार्कर पेन है, और ये मार्कर पेन जो है ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, इसका शेप है, स्पेसिफिक शेप दे सकते हैं हम। देन अगर हम बात करते हैं हमारे लिक्विड की, तो लिक्विड देखो, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है, सी वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा। अगर मैंने एक बॉटल ले ली और बॉटल के अंदर पानी भरा, तो वो वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन हम अगर वो बॉटल का शेप चेंज कर ले, मैंने पहले ली थी कोई सिलेंड्रिकल शेप की बॉटल, फिर मैंने कोई ले ली ट्रायंगल शेप की बॉटल, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, लेकिन शेप चेंज नहीं होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं गैस की, तो गैस का ना कोई शेप होता है ना कुछ, ना उसका कोई वॉल्यूम फिक्स है ना कुछ, तो ये जो गैस है उसके पार्टिकल्स ही दूर दूर होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट, शेप। क्या है शेप, सॉलिड का कैसा शेप होता है, फिक्स होता है। अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स है, शेप नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। और गैस में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, तो नॉट फिक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ फिक्स नहीं होता इसका। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे अब, फोर्थ पॉइंट है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा गैस में होगी काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज्यादा, सॉलिड में होती नहीं है, होती ही नहीं है, वेरी लो। और लिक्विड में होती है लेकिन गैस से कम। अच्छा अब मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, ठीक है, तो वही डेफिनेशन को अगर हम यहाँ यूज करते हैं, क्या डेफिनेशन थी, मोशन ड्यू टू, मोशन आना चाहिए ना कोई भी पार्टिकल्स का, अगर यहाँ पर तो भाई देखो स्पेस ही नहीं है, तो यहाँ पे मोशन का बात ही नहीं आता है। यहाँ पे स्पेस है लेकिन बहुत थोड़ी है, तो थोड़े से में क्या ही होगा, लेकिन फिर भी होता है काइनेटिक एनर्जी का। और गैस में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स दूर दूर है ना, इसीलिए। तो देखते हैं सॉलिड, यहाँ पे हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में बहुत ही कम होती है, वेरी वेरी लो, देखो बहुत ज्यादा लो होती है। यहाँ पे क्या होती है, गैस से लेस देन गैस लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेस देन गैस। और जो यहाँ पे होती है, यहाँ पे बहुत हाई होती है, वेरी हाई, तो बहुत ज्यादा हाई होती है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा ये यहाँ पे कंप्रेस हो सकता है क्या, और हो ही नहीं सकता ना कंप्रेस,
यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा, और यहाँ पे तो तुम जितना चाहो उतना कंप्रेस कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी है? सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी है? किसकी है सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी? सबसे ज्यादा गैस की है, वेरी हाई। देन इसके बाद में लिक्विड की अगर बात करते हैं तो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी होती है लेकिन गैस से कम होती है, सो लेस देन गैस। एंड यहाँ पे सॉलिड में तो स्पेस ही नहीं है, अगर स्पेस ही नहीं है तो कंप्रेस होगा क्या? नो। तो इसका क्या है? वेरी लेस। वेरी मीन्स वेरी लेस होता है इसका, ठीक है, बहुत ही कम। तो ये स्टेट ऑफ मैटर्स की कुछ हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी कि इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ प्रॉपर्टीज में। जैसे सॉलिड के पास में स्पेस क्या होती है? बहुत ही कम होती है, फिर गैस में होती है लेकिन गैस में ज्यादा होती है लेकिन लिक्विड में कम होती है। वैसे हमने अट्रैक्शन का पढ़ा कि इसमें अट्रैक्शन जो है वो हो जाता है ज्यादा लेकिन कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। यहाँ पे भी देखो फिक्स शेप होता है सॉलिड में और काइनेटिक एनर्जी होती ही नहीं है, बहुत ही कम होती है। लिक्विड में देखते तो लिक्विड में अट्रैक्शन क्या है? सॉलिड से कम है। यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन कोई शेप फिक्स नहीं होगा। उसके बाद हम अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ही लेस होती है। किसके थ्रू? किसके कंपैरिजन में बहुत लेस है? गैस की कंपैरिजन में। और कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पर गैस की कंपैरिजन इसमें लेस ही होती है। अब गैस की बात करते हैं, स्पेस बहुत ज्यादा है इसमें, नॉट अट्रैक्टेड है, एक दूसरे के पास अट्रैक्ट नहीं होते, बहुत कम होता है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। शेप जो होता है इसका कोई फिक्स नहीं होता है, यहाँ पे कंप्रेस हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एक और बात अगर आपको ध्यान आता है तो इसका एक और लेकिन यही एक बात आ जाती है कि अगर लिक्विड गैस को हम लिक्विड में करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? कंप्रेसिबिलिटी के थ्रू, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी के थ्रू ही हम इसको गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो सॉलिड की स्पेस कैसी होगी? बहुत पास में होती है, बहुत रेयर स्पेस होती है इनके पास में। बताऊंगी मैं कहाँ होती है स्पेस, बहुत रेयर होने वाली है। जिसको मैं डार्क करूंगी वो होती है उनकी स्पेस, ठीक है। अब देखते हैं इनके पास में स्पेस कैसी होती है। ये आगे कुछ इनके पास में यही स्पेसेस होती है, बस थोड़ी बहुत, बहुत कम स्पेस होती है। ये बहुत रेयर स्पेस होती है सॉलिड में। अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, लिक्विड के पास में स्पेस होती है सॉलिड से ज्यादा और गैस से कम। ये है हमारे लिक्विड्स। ये अगर मैं करूं तो ये जो है इसके पास में इतनी स्पेस है जिसको मैं कलर्ट कर रही हूँ, ये इसके पास में बहुत सारी स्पेस है। अगर हम बात करते हैं गैस की, गैस, ये देखो गैस के पास में बहुत सारी स्पेस होती है, मैंने इसको कलर किया है, ये होती है बहुत सारी स्पेस। अगर आपको स्पेस निकालना आ गया, अगर आपको स्पेस पता है तो आप उसकी स्पेस के थ्रू ही आप अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल सकते हो, शेप निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, कंप्रेसिबिलिटी निकाल सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट अबाउट रबर? यार रबर, कौन से रबर की बात कर रहे हो? स्ट्रेच करने वाले रबर की। एक शेप चेंज, क्या इसका शेप चेंज होता है? इसका शेप चेंज होता है क्या? होता होगा। तो क्या ये सॉलिड है? अगर हमने अभी बात की कि जो शेप होता है फिक्स होता है सॉलिड का, लेकिन ये रबर जो है ये बार बार अपना शेप चेंज हो जाता है, तो क्या ये सॉलिड है? इसका आंसर मुझे कमेंट करना। द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट अबाउट स्पंज?
जो स्पंज है वो सॉलिड होता है लेकिन फिर भी वो कंप्रेस हो जाता है। यहाँ कंप्रेस करो, कंप्रेस क्यों होता है, इसका रीजन मुझे कमेंट करना। अच्छा, कुछ SI यूनिट्स की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं ml। ठीक है, वॉल्यूम के लिए हमेशा हम फिक्स SI यूनिट यूज करते हैं, दैट इज नोन एज ml। देन हम बात करते हैं मास के लिए। मास के लिए हम हमेशा यूज करेंगे kg। अगर कोई ग्राम में भी दिया है तो इसको kg में कन्वर्ट करोगे तभी आगे बढ़ोगे। देन उसके बाद में हम यूज करते हैं कॉमन। देखो, वॉल्यूम के लिए हम ml यूज करते हैं लेकिन हम इसको SI यूनिट में देखें तो L नहीं यूज करते, लीटर। ठीक है, लीटर ही हम SI यूनिट में यूज करते हैं। ml बहुत रेयर केसेस में SI यूनिट यूज होती है लेकिन ये होती नहीं है, तो ये याद रखना, ये एक्सेप्शन है। अच्छा, अगर टेम्परेचर को केल्विन में करना है, केल्विन में करना है, सेल्सियस को अगर केल्विन में करना है तो क्या करते हैं, 273 को। ठीक है, और अगर हमको वही टेम्परेचर को सेल्सियस में करना हो तो माइनस करते हैं 273, इट्स 3। ओके, सो एक कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। लेट्स डू प्रैक्टिस दिया है, इसको आपको चेंज करना है केल्विन में। 290 को करना है आपको केल्विन में। क्या करते हो केल्विन में, प्लस करते हो, किसको प्लस करते हो, 273 को। ठीक है, करते 3 17 16। ओके, फाइव 63 आ गया केल्विन। ठीक है, एक और दे रही हूँ मैं, आपका वो होमवर्क है। 370 डिग्री सेल्सियस को आपको करना है केल्विन में। कमेंट, प्लीज कमेंट के आंसर। ओके, किसके थ्रू हम टेम्परेचर, किसके थ्रू हम स्टेट चेंज करवा सकते हैं, तो हम स्टेट चेंज करवा सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर से। अभी हमने प्रीवियस ही पढ़ा, थोड़ा सा पहले ही हम देखा हो, पूरा वीडियो देखा है तो आपको पता चलेगा। हमने पहले ही एक छोटी सी रिकैपिंग यहाँ पे पढ़ी थी, वो थी कि हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होता है ना। ये यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो हम पहले देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी टेम्परेचर का और प्रेशर के दो एग्जांपल। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर का एग्जांपल देखेंगे। पहले है आइस क्यूब। कोई आइस क्यूब है आपके पास, ठीक है, उसको मुझे करना है भाई लिक्विड में, वाटर में। ये क्या है हमारे पास में, सॉलिड फॉर्म। ये क्या है हमारे पास में, लिक्विड फॉर्म। अब मैंने सॉलिड से लिक्विड किया तो क्या हुआ, कैसे किया। ठीक है, देखो, कोई भी ठंडी चीज का, स्पेशली आइस क्यूब का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जैसे ही वाटर में उसको लाना हो तो हमको यहाँ पे टेम्परेचर देना पड़ता है। जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर को मैं हीट बता रही हूँ, इसका टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाती हूँ तो ये लिक्विड में हो जाएगा। तो हम अक्सर देखते हैं कि आइस क्यूब को हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो पिघल जाता है। क्यों पिघलता है, क्योंकि यहाँ पे उसका टेम्परेचर बढ़ गया। उसका टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो लिक्विड में चेंज हो गया, वो वाटर में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रेशर का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रेशर का मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको, ऑक्सीजन गैस। अच्छा, अभी देखते हैं, हम कोई भी गैस को लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। ये मेरे पास कोई O2 मतलब ऑक्सीजन गैस है, मैं इसको एक क्यूबिकल सिलेंडर में भरना चाहती हूँ। ये क्यूबिकल सिलेंडर में मैं भरना चाहती हूँ O2 गैस को। तो मैं कैसे भरूंगी,
तो मैं इसके ऊपर कुछ प्रेशर लगाऊंगी और जैसे ही इसको प्रेशर लगाऊंगी इसकी कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी और जैसे इसकी कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी वैसे ही वो धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होगा। दिस इज द गुड एग्जांपल फॉर प्रेशराइजेशन। जो आइस है उसको हम लिक्विड में करेंगे तो हमको हीट देनी पड़ती है या उसको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है तब जाके वो लिक्विड में चेंज होता है। तो हमको देखना है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो मेल्ट किस पॉइंट पे करेगा, किस डिग्री पे वो मेल्टिंग स्टार्ट करेगा, हम उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। The minimum temperature on which solid convert into liquid, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं जिस टेम्परेचर में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल आइस क्यूब। आइस क्यूब का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये हमारा डेली लाइफ एग्जाम्पल है, ये डेली लाइफ एग्जाम्पल ले रही हूँ, हम डेली देखते हैं आइस क्यूब को हम बाहर रखते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है। लेकिन हाँ मेल्ट कब होता है उसके लिए भी थोड़ा वक्त लगता है। देखो अगर आपने नोटिस किया होगा तो 5 to 10 सेकेंड्स लगते हैं वो उसको मेल्ट होने के लिए। तो मेल्टिंग पॉइंट वही बोलता है कि उसको मिनिमम क्या टेम्परेचर लग रहा है, वो किस टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, हम उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? सी द मिनिमम टेम्परेचर required to boil the substance को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए हम जो मिनिमम टेम्परेचर लगता है उसको बोलते हैं हमारा मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि किस टेम्परेचर पे वो बॉईल करना स्टार्ट हो रहा है कोई सब्सटेंस। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा सॉलिड से लिक्विड में जाने को क्या बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लिक्विडिफिकेशन या तो फ्यूजन। और एनसीईआरटी में फ्यूजन दिया है तो हम लिखेंगे फ्यूजन। अच्छा लिक्विड से सॉलिड में आने के लिए हम क्या यूज करते हैं वर्ड? सॉलिडिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये याद रखना। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने मिलेगा आपको कि ये कैसे किया जाता है। हम अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है which process is used in the conversion of liquid into gas? लिक्विड इंटू गैस अक्सर आता है। चलो हम देखते हैं लिक्विड को हम गैस में किसके थ्रू करते हैं। तो लिक्विड को हम गैस में करते हैं वेपरेशन के थ्रू, वेपराइजेशन के थ्रू करते हैं। अच्छा गैस को लिक्विड में हम कैसे करते हैं? एनी आइडिया? गैस को हम लिक्विड में कैसे करते हैं? कंडेंसेशन के थ्रू। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि गिव द नेम द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स इन द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड इनटू गैस, गैस इनटू लिक्विड। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस frequently asked in your examination also. Then the question is, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गैस को लिक्विड में कैसे करते हैं हम? वो तो देखते हैं हमने कि कंडेंसेशन के थ्रू करते हैं, लेकिन गैस को सॉलिड में भी किया जाता है। डायरेक्टली गैस को सॉलिड में करते हैं हम। दिस इज नोन एज डिपोजिशन। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, आराम से एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस कैसे करते हैं? हमने देख लिया गैस से सॉलिड, ठीक है, गैस से सॉलिड कर दिया, सॉलिड से गैस हम करते हैं सब्लिमेशन के थ्रू।
ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, फ्यूजन का डेफिनेशन लिख लो। फ्यूजन, conversion of solid into gas, solid into liquid is known as fusion। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लैटेंट हीट का भी लिखते हैं यहाँ पर हम। लैटेंट हीट क्या होती है? हीट एनर्जी यूज लिखते हैं लैटेंट हीट, ठीक है। हीट एनर्जी यूज्ड सी। लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है हमें, कब रिक्वायर्ड होती है? जब ओवरकम करना होता है कोई अट्रैक्शन ऑफ फोर्स को, तभी ये लेटेंट हीट की आवश्यकता पड़ती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, बट स्टिल आई एम टेलिंग कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वही होता है कि 1 kg सॉल्ट को हमको लिक्विड में करना होता है, जो तब हमें जो हीट लगती है वो हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बॉइलिंग पॉइंट मैंने पढ़ा दिया। सो लेट्स मूव फर्दर। सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है? यही लिखेंगे हम, बिकॉज ऊपर लिखा हुआ है तो मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर रही हूँ फटाफट। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड इनटू गैस। sublimation process in which solid converts into gas, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है? गैस से सॉलिड में आने को हम बोलते हैं डिपोजिशन। प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। When a solid melt, when the solid melts, its temperature, when the solid melts, its temperature remains same. Where does its heat energy goes? This question frequently asked in your examination. बहुत important question है, PYQs का ही है ये। Where a solid melt, जब भी सॉलिड मेल्ट होता है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, उसका टेम्परेचर सेम ही रहेगा। वेयर डज द हीट एनर्जी गोज, हीट एनर्जी कहां जाएगी? सो देखते हैं। दिस हीट एनर्जी गेट्स यूज up in the changing the state by overcoming the force of attraction between the particles। ये इसका आंसर, ठीक है। ओके, अब क्या पढ़ना था हमको? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, तो क्या क्या होगा? देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर प्रेशर को हम कम करेंगे
तो चेंज क्या होगा? देखो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज ड्यू टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर। जैसे ही तुम जो प्रेशर है उसको बढ़ाओगे या कम करोगे तो तुम्हारा जो फिजिकल स्टेट है वो कम हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे हमने देखा था यहाँ पर, अगर तुम्हारे पास में गैस है, गैस का जैसे प्रेशर बनाओगे वो लिक्विड में आ जाएगा, तो फिजिकल स्टेट चेंज हुआ। गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड में मतलब तुमको मैं यही बताना चाह रही हूँ कि तुमको गैस को लिक्विड में करने के लिए प्रेशर क्या करना पड़ेगा? प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे तुमको सॉलिड को गैस में करना हो तो तुमको प्रेशर कम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से अक्सर तुमको पेपर में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली, सो जस्ट गो थ्रू दिस विद इन एनसीईआरटी आल्सो। सिर्फ एक बार एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी देखना, इसके बेसिस पे एनसीईआरटी में भी कुछ दिया होगा, लेकिन जहां तक मैं पूरी एनसीईआरटी पढ़ के तुम्हें पढ़ा रही हूँ, दैट मींस मैंने एक एक लाइन कवर अप की है इसमें एनसीईआरटी की। सो देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन? हमने देखा था इवेपोरेशन क्या होता है। तो अब आगे देखना था हमको कि जो लिक्विड पार्टिकल जो है ना वो जैसे ही एनर्जी गेन करेंगे, क्यों एनर्जी गेन करेंगे? पहली बात, अगर ये सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए वो एनर्जी गेन करते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब यू कैन से कि इतना इंपॉर्टेंट है। लिक्विड को हम काय में चेंज करते हैं? वेपर में। अच्छा, वेपर मतलब गैस नहीं बोल सकते हो। तो देखो, लिक्विड को अगर हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। तो अच्छा, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसको कुछ एनर्जी लगेगी, तो वो एनर्जी क्यों लगती है? उसको एनर्जी इसलिए लगती है क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने देखा था गैस में बहुत ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के कंपैरिजन में, तो वो बाहर से एनर्जी लेगा ताकि वेपर प्रेशर वेपर में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए बाहर की कुछ एनर्जी लगती है। अब हमने देखा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से क्वेश्चन तो आएंगे। अब देखो, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि फैक्टर कैसे क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे इवेपोरेशन को। तो पहला फैक्टर हमारा आता है टेम्परेचर। जैसे ही तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो यहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब यहाँ पे हीट बढ़ रही है। अगर यहाँ पे तुम्हारी हीट बढ़ रही है मतलब ये लिक्विड बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है सरफेस एरिया। तो सेकेंड क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। तुम्हारा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी। अगर ये कंटेनर लिक्विड का कंटेनर में मैं बहुत बड़ा कंटेनर ले लूं, ठीक है, बहुत बड़ा कंटेनर लिया मैंने और उसमें पहले छोटा बीकर लिया था, उसमें इतना पानी था। अब ये पानी मैंने कंटेनर में डाला तो जल्दी वेपर होगा, जल्दी, क्योंकि इसका मीटर नीचे टेम्परेचर लगा ही रही हूँ तो ये जल्दी हो जाएगा। तो मतलब तुम्हारा सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी जल्दी होगा। अब ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, बाहर का अफेक्टिंग, जो बाहर का नेचर होता है, बाहर का सराउंडिंग का ह्यूमिडिटी। अगर तुम्हारी ह्यूमिडिटी कम है ना तो तुम्हारा इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब इवेपोरेशन बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं विंड स्पेस की। विंड स्पेस का मतलब इजीली विंड की स्पेस क्या है, कितनी स्पेस मिल रही है उसको। तो जैसे ही तुम्हारी विंड स्पेस बढ़ेगी वैसे ही तुम्हारा इवेपोरेशन बढ़ जाता है। सो दिस इज द फैक्टर अफेक्टिंग। क्या क्या फैक्टर्स इवेपोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं? तो वो ये थे, पहला था टेम्परेचर, दूसरा था सरफेस एरिया, तीसरा था ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ इज विंड स्पेस।